हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और आज हम लोग जो मटेरियल कॉस्टिंग कर रहे थे उसके 4th नंबर तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर चुके हैं। अब अपने 5th नंबर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में जब ये चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आईसीआई के मॉड्यूल में जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग फॉर्मूलाज की एक समरी लिख लेंगे जो इस चैप्टर के लिए आईएमपी है और वो 1.5 डेज में आप रिवाइज कर सकते हो। तो आप 5th नंबर अभी के लिए शुरू करते हैं। क्या कह गया है? X Limited has received an offer of quantity discount। अगर वो लेस देन 500 टन्स ऑर्डर करेगा तो उसे पर टन 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। बट अगर वो 500 से लेके 1000 के बीच में ऑर्डर करता है तो उसका प्राइस 20 रुपीज से रिड्यूस हो जाएगा। अगेन अगर वो 1000 टू 2000 के बीच में ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसका मोर 20 रुपीज कम हो जाएगा। ऐसे ही ये सीरीज चल रही है कि जैसे तुम्हारे ऑर्डर मतलब एक बार ऑर्डर करते हो तुम तो तुम्हारी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ेगी। एक बार में तुम ज्यादा ऑर्डर प्लेस करोगे सप्लायर के पास ज्यादा टन्स में तो तुम्हारा प्राइस सप्लायर कम कर देगा। और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? तो 5000 टन्स की है। मेरे को एक साल पूरे में 5000 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है। एक बार ऑर्डर करने पे मेरे को 1200 रुपये लगते हैं। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट जो है वो 20% है ऑफ कॉस्ट पर एनम। हमें कंप्यूट क्या करना है? तो मोस्ट इकोनॉमिक परचेस लेवल मतलब EOQ अपने को पूछा है। देन पहले ए सॉल्व करते हैं देन बी रीड करेंगे। पहले जितनी इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में दी है एक बार उतनी लिख लेते हैं। 5th नंबर एनुअल रिक्वायरमेंट दिए मीन्स अपने को क्वेश्चन में ए दिया है दैट इज 5000 OPP परसेंटेज एंड सी ये अपना फॉर्मेट। ओ दिया है कि एक बार ऑर्डर करने पे अपने को 1200 रुपये लगते हैं। पीपी इसमें पीपी कैसे कैलकुलेट होगा? तो जैसे जैसे अपनी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे अपना प्राइस कम हो रहा है। जितने ज्यादा यूनिट्स अपने एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं मतलब जितने ज्यादा टन्स अपने एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं उतना जो पीपी है वो अपना कम हो रहा है। मीन्स प्राइस वेरिएबल है, अलग अलग है। तो 1200 1180 1160 एंड 1140 डन। परसेंटेज अपने को दिया था 20% ही है और जो सी है वो पीपी की बेस पे कैलकुलेट होता है। मतलब यहाँ पे कैसे होगा? 1200 इंटू 20%। सेम हियर इसका 20% होगा 1180 इंटू 20%। ये भी इधर ही ऐसे होगा, इधर भी और इधर भी। तो अपना आंसर क्या आएगा? 240 1200 इंटू 20%। 1180 इंटू 20% जब अपने करेंगे तो 236 देन 232 228 एंड 224। ये अपनी रेंज बन गई काइंड ऑफ। पहली रेंज में अपने लेस देन 500 ऑफ ऑर्डर करें। यहाँ पे लेस देन 500 अपने ऑर्डर करें तब अपनी प्राइस है 1200 और उसका 20% अपना सी हुआ 240। सेकेंड वाली रेंज है 5000 टू 1K। थर्ड वाली 1K टू 2K, 2K टू 3K एंड 3K टू 4K। डन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक तो अपने ने सिर्फ जितना क्वेश्चन में अपने को दिया था जितना डेटा अपने को क्वेश्चन से अवेलेबल था उतना ही पेस्ट किया है। अब सॉल्यूशन चालू करता है। अपने को EOQ फाइंड करना है। इस बार अपने पास ऑप्शंस मींस पर्टिकुलर्स ज्यादा हैं तो अपने थोड़ा सा अलग फॉर्मेट यूज करेंगे। उसके लिए पहले ऑर्डर साइज मतलब कितना अपने एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं। देन अपना एनुअल परचेस, जिसका फॉर्मूला A इंटू PP। अपने काफी सारे सम्स भी कर चुके हैं और फॉर्मूला की स्टार्टिंग में अपने लॉजिक भी समझ चुके हैं।
एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला था A डिवाइड बाई Q इंटू O, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। दैट इज Q बाई 2 इंटू C। देन इन तीनों का टोटल करोगे तो आएगा अपना टोटल कॉस्ट। पहला ऑर्डर साइज, तो अपने को क्वेश्चन में क्या बोला कि तुम 500 से नीचे कितना भी ऑर्डर करो तुम्हारी प्राइस सेम रहेगी, और 500 से 1000 के बीच में तुम कितना भी ऑर्डर करो तुम्हारी प्राइस सेम रहेगी। तो फिर अपने हर एक की एक लोअर वैल्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 400, 500, 1000, 2000 एंड 3000। यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि अब इसमें से तुम यहाँ पे मतलब 600 भी ले लेते हो और यहाँ पे अगर 200 ले लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम बीच की कोई भी प्राइस मतलब सेम लाइन में, जैसे यहाँ से मैंने लोअर वैल्यू 400 ली, तुम 300 भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे उसी हिसाब से आंसर्स आने थे कि तुम 500 से 1000 के बीच में कितना भी ऑर्डर करो तुम्हारी प्राइस तो सेम ही रहेगी, तुम्हें सेम लेवल ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। इसीलिए अपने ने सिर्फ लोअर वैल्यूज कंसिडर की है, मैंने यहाँ पे लोअर वैल्यूज कंसिडर की है। तो अपने पहला निकालते हैं A इंटू PP। एनुअली मेरे को रिक्वायरमेंट है 5000 की, और अगर मैं लेस देन 500 ऑर्डर करूंगी तो मेरा पर टन 1200 रुपये लगेगा। तो मीन्स 5000 इंटू 1200 दैट विल बी 60 लाख रुपीज। ओके, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इसकी निकाल लेते हैं। 5000 एनुअली मेरे को चाहिए होता है। एक बार में मैं 400 टन्स के लिए ऑर्डर प्लेस करती हूँ, और एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट है 1200 रुपये। तो इट विल बी 15,600 एनुअल कैरिंग कॉस्ट। 400 में यूनिट्स ऑर्डर कर रही हूँ, क्यू मेरा 400 हो गया, डिवाइड बाय 2 इंटू C। अब इसके लिए C क्या था, तो 240। 240 कैसे आया था कि पहले अगर अपने 500 से कम क्वांटिटीज ऑर्डर करें तो अपना P है 1200 इंटू 20% करेंगे तो अपना C आएगा 240। 48,000। ओके, अब सेकेंड 500 अगर अपने ऑर्डर करते हैं तो क्या होगा, अगर अपने 500 ऑर्डर करते हैं मीन्स 500 से 1000 के बीच में कोई भी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो अपनी प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और वो 1180 हो जाएगी। तो अपना एनुअली कितना होगा, 5000 इंटू 1180 दैट विल बी 59 लाख। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो मेरे को 5000 की रिक्वायरमेंट है और एक बार में मैं 500 यूनिट्स ऑर्डर कर रही हूँ इस बार, और एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट है 1200, तो इट विल बी 12,000 रुपीज। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो मेरा ऑर्डर है 500 का, डिवाइड बाय 2, और इस बार C क्या है, तो अब अपने जब 500 से 1000 वाली ऑर्डर कर रहे हैं तो अपने प्राइस जो है वो 1180 है, और उसका 20% आएगा 236, that will be 59,000। Now the third one, कि अपने 1000 से 2000 के बीच में ऑर्डर करें तो अपनी प्राइस और रिड्यूस हो जाएगी, तो अपने जो नवी प्राइस है उसके ऊपर एनुअल परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे 1160 पे, दैट विल बी 58 लाख रुपीज। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी, अपने एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं तो 5000 एनुअली चाहिए, एक बार में अपने 1000 ऑर्डर कर रहे हैं और एक बार ऑर्डर करने पे अपने को 1200 रुपये पे करना पड़ता है, दैट विल बी
6000। कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी अपनी कि अपने एक बार में 1000 ऑर्डर करते हैं, डिवाइड बाय 2 इंटू इसका सी क्या है 232। ये तो अब क्लैरिफाई हो गया कि वैल्यूज कहाँ से आ रही है। 11600 नाउ 2000। अगर अपने 2000 टू 3000 ऑर्डर करते हैं तो अपने को पीपी जो है वो 1140 होगा अपना। तो 5000 इंटू 1140 that will be 57 lakh rupees or annual ordering cost will be 5000 divided by Q that will be 2000 into 1200 3600। ओके, नॉर्मली अपने कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं तो Q/2 इंटू सी ये फॉर्मूला है। तो ये वाले फॉर्मूला जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारी ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 48,000। बट जब तुम एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालने जाओगे ना तो फॉर्मूला है A/Q इंटू O। तो तुम A/Q करोगे मीन्स 5000 इंटू 400 डिवाइड बाई 400 करोगे तो इट विल बी 20.5। कभी भी ऑर्डर्स जो है वो पॉइंट में नहीं हो सकते, मतलब तुम 0.5 का ऑर्डर कैसे ही प्लेस करोगे, नॉट पॉसिबल। इसीलिए जब भी यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा मीन्स A/Q का जब भी पॉइंट में आंसर आएगा तुम राउंड ऑफ करोगे टू द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 13। तो तुमको ये वाला आंसर चाहिए तो दैट विल बी 13 इंटू 1200। ओके, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में तुम अगर कैलसी पे लिखोगे 5000 डिवाइड बाय 400 इंटू 1200 तो तुम्हारी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ये एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। तो हमेशा जब भी तुम्हें ऐसा हो कि A/Q का आंसर जो है मतलब A/Q सपोज कुछ भी हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अपना था कि 5000 डिवाइड बाय 400 और वो पॉइंट में आ रहा हो मीन्स 12.5 हो, तो तुम उसको नेक्स्ट फिगर तक राउंड ऑफ करोगे तो तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। ओके, इसको हमेशा याद रखना। कई बार इसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है क्योंकि अपने को आदत पड़ जाती है कैलसी पे डायरेक्ट A/Q और इंटू O कर देता है अपने, और अपना आंसर जो है वो पॉइंट के हिसाब से मल्टीप्लाई होके आ जाता है। मतलब अगर तुम डायरेक्ट कैलसी पे करोगे तो 12.5 इंटू 1200 के आ जाएगा, जो कि अपने को नहीं चाहिए क्योंकि 0.5 कभी ऑर्डर्स नहीं होते। तो अपने को 13 इंटू 1200 करेंगे दैट विल बी राइट और वो अपना करेक्ट आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ आते हैं तो 2000 अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 इंटू 228 तो 2,28,000। लास्ट वन, अगर अपने 3000 के ऊपर कितना भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अपनी प्राइस कांस्टेंट हो जाएगी उसके बाद, दैट विल बी 1120। तो अपने यहाँ पे 3000 ही ऑर्डर कर रहे हैं तो 5000 इंटू 1120 56 lakhs। वेट अ मिनट गाइस, हम अपने ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अगेन 5000 डिवाइड बाय 3000 ही करेंगे अपने इंटू 1200 तो इट विल बी, और 5000 डिवाइड बाय 3000 जब तुम करोगे तो इन सपोज पॉइंट में आंसर आ रहा है तो तुम्हें उसे नेक्स्ट पे ही राउंड ऑफ करना है। मतलब यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर्स लेने हैं। जैसे अपने ने पहले एक बार मैं वापस क्लैरिफाई कर देती हूँ ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा है कि तुम एग्जाम में अगर बाय चांस भूल गए तो तुम्हारा पूरा आंसर गलत आएगा और ICA जो फाइनल आंसर के तुम्हें मार्क्स देता है। शायद तुम्हें स्टेप मार्किंग मिल जाए बट पूरा सम जब तुम्हारा सही जा रहा है तो एक छोटी सी मिस्टेक भी क्यों ही करनी है। तो A/Q इंटू O जो है
वो वाली चीज़ तो अपने पहले से करते आ रहा है, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब अपने A बाई क्यू करते हैं, तो जो भी तुम्हारा 12.5 आएगा तुम उसे 13 ऑर्डर्स कंसिडर करोगे। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अपने ने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले थे ना, तो तुम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसको मल्टीप्लाई करो ना, तभी ब्रैकेट में यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिख देना। जैसे फर्स्ट वाले में 13 ऑर्डर्स हैं, सेकेंड वाले में 10 ऑर्डर्स आएंगे, इसमें 5, 3 एंड 2, दिस आर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब 13 इंटू 1200 करोगे ना, तो तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 15,600, और 10 इंटू 1200 करोगे तो तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो दैट इज, ये जो कॉलम है ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। ओके, अब इन तीनों का टोटल कर लो, एनुअल परचेस, एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल कैरिंग कॉस्ट का। तो दैट इज 60,63,600। इसका अपने ने कैरिंग तो निकाला है, कैरिंग निकाल लेते हैं पहले। 3000 डिवाइड बाई 2 इंटू 224, दैट इज 3,36,000। नेक्स्ट वन 59,71,000, 59,22,000, and 59,31,600, 59,38,400। अब इसमें से सबसे कम कॉस्ट तुम्हें कहाँ लग रही है? जहां तुम्हारी सबसे कम कॉस्ट तुम्हें लग रही है ना, कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे मेरे को सबसे कम कॉस्ट लग रही है, तो वो वाला तुम ऑर्डर सिलेक्ट करोगे। मतलब इन इतने में से मेरे को तो यहाँ लग रही है, तो इसके आगे तुम जाओगे तो तुम्हें कितनी क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटीज के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, तब वो तुम्हारा ईओक्यू होगा, और तब तुम्हारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी। दैट इज मोस्ट इकोनॉमिक परचेस लेवल है वो 1000 वाला होगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको मतलब तुम नीचे लिख सकते हो, इन केस तुम्हें क्या पूछा था, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिक लेवल, तो तुम एग्जाम में इतना सॉल्व करने के बाद लिख देना, हैंस मोस्ट इकोनॉमिक परचेस लेवल इज 1000 यूनिट्स। और ये कौन से वाले कॉलम में था? दैट इज 1000 to 2000 वाला में था। तो दैट इज 1000 to 2000। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, तुम लोग वहाँ पे टाइम है इन केस, तो तुम थोड़ा सा ब्रीफ करके लिख सकते हो। देन अपने इसका पॉइंट 2 पढ़ते हैं। पॉइंट 2 क्या बोलता है, व्हाट विल बी योर आंसर इन अबव केस इफ हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, और अपना जो पर टन का पीपी है वो 1500 रुपये, सिंपली ईओक्यू निकालने को बोल रहा है तुमको। तो ऑब्वियसली अपने पास डेटा यहाँ पे था ही, तो यहाँ पे एक बार मैं साइड में निकाल देती हूँ। अपना सिर्फ पीपी बदला है, तो दैट इज नया पीपी इज 1500। तो अपना इस हिसाब से सी भी बदलेगा, 1500 इंटू 20% हो जाएगा, दैट विल बी 300। तो ई ओ क्यू क्या होगा, 2AO अपॉन सी। एनुअल रिक्वायरमेंट तो 5000 ही रहेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में भी सेकंड में कुछ नहीं बोला था, तो 1200 ही, और यहाँ पे 300, तो 200 यूनिट्स। ओके, अगर तुमको कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो और तुम्हारी पीपी जो फिक्स है, तो फिर तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होगा वो 200 यूनिट्स होगा। डन। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, इफ इन केस यू वांट टू राइट इट डाउन। ओके, अब अपने चलते हैं 6 नंबर की तरफ।
6 नंबर अगेन अपना वो स्टॉक लेवल्स वाला आ गया। इसमें अपने को क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड डेंजर लेवल। डेंजर लेवल अपने ने एक एग्जांपल में भी आया था, तब भी समझा था। डेंजर लेवल इज दैट कि अगर इस लेवल के नीचे तुम्हारा स्टॉक गया, अगर तुम्हारे स्टोर में इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक गया तो तुम्हारा प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाएगा, तो तुम्हें लॉस ऑफ रेवेन्यू भी होगा, लॉस ऑफ गुडविल भी होगा। तो दैट इज डेंजर लेवल की, इसके नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। देन रीऑर्डर क्वांटिटी भी कैलकुलेट, ROQ भी पूछा है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, मतलब ये तुम्हारा O हो गया। देन नंबर ऑफ यूनिट्स, पूरे साल में तुम्हें कितना चाहिए, दैट इज 5 लाख चाहिए। परचेस प्राइस, PP दिया है 50 रुपीज। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट, तुम्हें डायरेक्टली C दे दिया, इस बार परसेंटेज जैसा कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने कि तुम PP का परसेंटेज निकालो, डायरेक्टली तुम्हें C दिया है। अब कुछ और डिटेल्स दिया तुम्हें, क्या दिया है, लीड टाइम एवरेजली 10 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 15 दिन में सप्लायर अपने को स्टोर तक जो रॉ मटेरियल है वो पहुंचा देता है, और मिनिमम टू मिनिमम उसे 5 दिन तो लगेंगे। अगर इमरजेंसी परचेज, मतलब ऐसा हो गया कि डेंजर लेवल से स्टॉक नीचे चला गया या फिर अपने पास रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो अपने इमरजेंसी में अगर परचेस करने जाएंगे तो भी सप्लायर अपने को 4 दिन तो लेगा ही सप्लाई करने में। अब रेट ऑफ कंजप्शन, अपने को एवरेज दिया और मैक्सिमम दिया, मिनिमम नहीं दिया, तो कोई इशू नहीं है, मिनिमम अपने फाइंड कर लेंगे। तो पहले जितना क्वेश्चन में डेटा दिया है उसे सही से लिखते हैं। 6th नंबर अपने को AOPP और डायरेक्ट C दिया है। 5 लाख 4,000 50 एंड 10, ये तो हो गया ROQ निकालने के लिए। अब सेकेंड डेटा क्या दिया था अपने को, टाइम, लीड टाइम एंड कंजप्शन भी दिया था, दैट इज लीड टाइम एंड कंजप्शन, मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम। मिनिमम लीड टाइम इज, ये यहाँ पे था, मिनिमम 5 days, मैक्सिमम 15 एंड एवरेज 10 एंड 15। कंजप्शन अपने को सिर्फ मैक्स और एवरेज दिया है, दैट इज 2000 एंड 1500। अपने पास मिनिमम नहीं है, मिनिमम अपने फाइंड कर लेते हैं। 1 मिनट पहले इमरजेंसी परचेस का भी डेटा लिख देते हैं। तो अगर तुम इमरजेंसी परचेस कर रहे हो तो तुम्हें 4 days, 4 दिनों में रिसीव हो जाता है। अब एक वर्किंग नोट बनाते हैं जहाँ पे अपने मिनिमम कंजप्शन फाइंड करें। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। एवरेज का अपने को अमाउंट दिया है कि 1500 है, मिनिमम मैक्सिमम इज 2000 डिवाइड बाय 2। तो मैथमेटिकली ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 3000 हो जाएगा, इज इक्वल टू मिनिमम प्लस 2000। अब मिनिमम को इधर ही रहने देते हैं, 3000, इधर प्लस में तो माइनस में आएगा, माइनस 2000 इज इक्वल टू मिनिमम 1000 इज इक्वल टू मिनिमम। ये आ गया तुम्हारा मिनिमम कंजप्शन, दैट इज 1000। डन। ऐसी कुछ वर्किंग हो क्वेश्चन में तो तुम सेपरेटली वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, जितनी वर्किंग्स हो ऐसे शो करोगे। तुम चाहो तो वर्किंग पहले भी कर सकते हो, तुम चाहो तो पहले सॉल्यूशन करके, मीन्स पहले एक पेज पे सॉल्यूशन चालू कर दिया, नेक्स्ट पेज पे वर्किंग चालू कर दी, ऐसा भी कर सकते हो एग्जाम में। ओके, देन अपने को क्वेश्चन में ROQ फाइंड करने को भी बोला था, तो पहले ROQ फाइंड कर लेते हैं। ROQ इज इक्वल टू 2AO अपॉन C। ROQ का फॉर्मूला जब अपने को बोला था कि क्वेश्चन में तुम्हें कभी भी ROQ ना दिया हो तो तुम्हें EOQ इज इक्वल टू ROQ समझना है, और EOQ का फॉर्मूला तो 2AO अपॉन C होता है। मीन सिंपली ROQ इज इक्वल टू EOQ है, और EOQ इज इक्वल टू 2AO अपॉन C है, तो ROQ इज इक्वल टू 2AO अपॉन C हो गया, सिंपल।
देन अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 5 लाख की और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 4000 और अपना सी है 10 रुपीज इंटू 5 लाख इंटू 4000 डिवाइड बाई 10। इसे तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 20,000। 20,000 इज योर ROQ। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। देन अपने एक एक करके ये चारों चीजें फाइंड करते हैं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल फाइंड करता है। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि डेटा ऊपर से देखना इजी हो। रीऑर्डरिंग लेवल, इसका अपने ने फॉर्मूला देखा था कि ऐसा पॉइंट तो कब होगा जब अपने को वापस ऑर्डर करना है, मतलब जो स्टॉक अपना स्टोर में स्टोर कीपर है वो परचेस मैनेजर को बोलेगा कि नाउ वी डोंट हैव द रॉ मटेरियल, तो तुम ऑर्डर प्लेस करो। तो वो लेवल कब आएगा? तो उसका फॉर्मूला था मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजप्शन अपना 2000 है, maximum lead time is 15 days, so that will be 30,000। डेटा यूनिट्स में ही है तो 30,000 यूनिट्स। सेकेंड वन ये हो गया। दूसरा फाइंड करने को बोला मैक्सिमम लेवल, मतलब तुम मैक्सिममली स्टोर में कितना कौन सा लेवल होगा कि तुम्हारे स्टोर में जो है ना वो मैक्सिमम स्टॉक हो चुका है, मतलब इसके ऊपर स्टॉक हो ही नहीं सकता तुम्हारे स्टोर में। दिस इज मैक्सिमम लेवल। तो उसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जो ROQ अपने ने अभी फाइंड किया था माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। डन। तो ROL रीऑर्डर लेवल अपने ने फर्स्ट में फाइंड किया, इसीलिए मतलब जिस हिसाब से तुम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना तो एक बार सोच लेना कि तुम्हें रीऑर्डर, अगर तुम पहले मैक्सिमम लेवल फाइंड करने लग जाते हो तो तुम्हारे पास रीऑर्डर लेवल की वैल्यू नहीं होती। इसीलिए तुम पहले देख लेना कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी दोनों वैल्यूज है ना मेरे पास। तो उस हिसाब से अगर एग्जाम में ये लोग दे दे कि पहला पॉइंट मैक्सिमम लेवल रख दे और दूसरा पॉइंट रीऑर्डर लेवल रख दे तो तुम्हें लाइन वाइज नहीं जाना है, तुम्हें पहले वही फाइंड करना है जिसके तुम्हारे पास पहले डेटा अवेलेबल हो। 30,000 ROQ अपने ने फाइंड किया था, ये रहा 20,000 माइनस मिनिमम कंजप्शन 1,000 and minimum lead time is 5। 50,000 minus 5,000 45,000। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तुम्हारे स्टोर में 45,000 यूनिट से ज्यादा रॉ मटेरियल हो। थर्ड पॉइंट मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कितना होगा, मतलब मिनिमम टू मिनिमम तुम्हारे स्टोर में कितना रॉ मटेरियल रहेगा। दैट इज रीऑर्डर लेवल minus average consumption into average lead time। एवरेज कंजम्पशन क्या है 1500, एवरेज लीड टाइम इज 10।
तो ये आ गया अपना मिनिमम लेवल। नाउ द लास्ट वन, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल अपने ने एक एग्जांपल में भी देखा था, उसका फॉर्मूला भी समझा था, तो अब एक बार मैं वापस बता ही देती हूँ फिर से। डेंजर लेवल एवरेज कंजप्शन into emergency period मीन्स डेंजर लेवल। अब सपोज तुम्हारे स्टोर में 200 यूनिट्स हैं और तुम्हारी फैक्ट्री में ऑन एन एवरेज रोज 20 यूनिट्स जाते हैं। ओके, अब तुम डेंजर लेवल पे हो, मीन्स तुम्हारा ऐसा लेवल होगा कि अब तुम्हें जो है अर्जेंटली ऑन अर्जेंट बेसिस तुम्हें सप्लायर को फोन करके बोलना पड़ेगा कि नाउ सप्लायर आई वांट रॉ मटेरियल। अगर तुम्हारा रॉ मटेरियल नहीं आया तो तुम्हारी फैक्ट्री में जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं होगा और तुम्हारा प्रोडक्शन जो है ना वो नहीं हो पाएगा। ओके, तो दैट इज डेंजर लेवल। इसमें अपने एवरेज कंजप्शन क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज तो उतना ही जाएगा ना स्टोर में। अपने बेसिक मानते हैं कि इतना तो जाएगा ही रोज स्टोर में, मतलब स्टोर से फैक्ट्री में, इसीलिए। तो दैट इज एवरेज। तो अपने ने देखा था 1500 था। इमरजेंसी टाइम पीरियड, इमरजेंसी पीरियड इज 4 days। that will be 6000 units। 6000 यूनिट्स इज डेंजर लेवल। मतलब अगर तुम्हारे स्टोर में 6000 यूनिट्स हैं तो तुम डेंजर लेवल में हो, तुम्हें इमरजेंसी में स्टॉक मंगाना पड़ेगा। ओके, और मिनिमम लेवल क्या था, 15,000 था। कि तुम्हारा मिनिमम टू मिनिमम इतना रहेगा, बट बाय चांस कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से मिनिमम लेवल पे तुम ऑर्डर नहीं कर पाए सप्लायर को, तो तुम्हें डेंजर लेवल पे तो करना ही पड़ेगा, वरना प्रोडक्शन नहीं होगा। दैट्स इट, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 6 नंबर, इन केस किसी को सॉल्यूशन नोट डाउन करना हो, एक तुम अलग से नोटबुक बना लो जिसके अंदर आईसीआई के सारे सॉल्यूशन हो, मीन सारे एग्जांपल हो, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो, जो कि तुम एग्जाम के कुछ टाइम पहले अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो ये सब वापस सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये जस्ट तुम कैलसी पे ग्रो थ्रू कर लोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। 7 नंबर क्या कहना चाहता है, जी लिमिटेड प्रोड्यूस करता है एक प्रोडक्ट जिसकी मंथली डिमांड है 4000 यूनिट्स। मंथली डिमांड है, ओके, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड है, नॉट ऑफ रॉ मटेरियल। मीन्स ये प्रोडक्ट की डिमांड दी गई है अपने को 4000 यूनिट्स। ओके, द प्रोडक्ट रिक्वायर एक्स कंपोनेंट, मतलब एक्स जो है वो हमारा रॉ मटेरियल है जो परचेज किया जाता है 20 रुपीज पे, मतलब ये हो गया अपना 20। हर एक फिनिश गुड्स के लिए, मतलब एक इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक यूनिट के लिए 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। अपने को एक यूनिट जो कंपोनेंट है वो चाहिए होता है। ओके, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग इज 10%। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या है, मतलब क्या क्या चाहिए, तो दैट इज यहाँ पे क्या बोला है, दिस इज मंथली डिमांड नॉट एनुअल डिमांड। तो बच्चे क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 4000 ले लेंगे, जो कि गलत है क्योंकि ये मंथली डिमांड है और अपने जो ईओक्यू निकालते हैं वो पर एनम बेसिस पे होता है। बाकी जो भी डेटा है वो पर एनम बेसिस पे जाता है। ओके, तो अपने को ए कैसे फाइंड करना है, और ये फिनिश गुड्स है और हर एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपने को एक कंपोनेंट मींस 1 अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 1 अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, तो 4000 इंटू 12 करोगे तो मीन्स ये मंथली डिमांड है और 12 महीने होता है, तो तुम इंटू 12 करके तुम्हारा ये लेके आओगे। अब क्वेश्चन में और क्या फाइंड करने को, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, पहले तो ईओक्यू निकालना है जो कि बहुत सिंपली हम निकाल लेंगे। इफ मिनिमम लॉट साइज टू बी अप्लाइड इज 4000 यूनिट्स, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। ओके, तो ये 2 पॉइंट तो अपने ने पढ़ लिए, पहले एक एक करके सॉल्व करता। दैट इज 7 नंबर। पहले कितना डेटा क्वेश्चन में दिया है, ए दिया है,
ओ दिया है, पीपी दिया है, परसेंटेज एंड सी। ए 4000 जरूर दिया है बट वो मंथली है तो अपने 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 48,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर, पीपी इज 20, परसेंटेज इज 10, तो अपना सी जो है वो हो जाएगा 20 इंटू 10%, दैट विल बी 2। तो पहला अपने को क्या बोला, ई ओ क्यू फाइंड करो, ई ओ क्यू इज इक्वल टू 2AO अपॉन सी, 2 इंटू 48,000, वो अपने को दिया था 120, एंड सी इज 2। इसे तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 2400 यूनिट्स। एक बार खुद कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेना, जस्ट देखना मत। सेकेंड, अगर तुम्हारी जो मिनिमम लॉट साइज है, मतलब एक बार में, अब ईओक्यू जो आया दैट इज 2400, बट तुम ऑर्डर प्लेस करते हो 4000 यूनिट्स के लिए, एक बार में तुम 4000 यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस करो, तो तुमको क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, मतलब तुम ईओक्यू से ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हो एक बार में, तो तुम्हें कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, तो वो तुम्हें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे अगेन वही रूल अप्लाई होता है कि तुम्हारा पीपी जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो तुम एनुअल परचेस कॉस्ट निकालो या ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो दोनों में सेम ही आने वाला है, क्योंकि एनुअली तुम्हारी डिमांड सेम रहेगी और एनुअली तुम्हारा पीपी सेम रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में और कैरिंग कॉस्ट में फर्क पड़ेगा। तो अपने जो एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालने वाला है ना, उसके लिए क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलेगा, तो अपने जितना बचा सकते हैं उतना बचाते हैं, तो इसलिए अपने सिर्फ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट कंपनी हैज टू इनकर, एक्स्ट्रा कॉस्ट incurred by the company, पहला एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं, पर्टिकुलर्स यहाँ पे अगर अपने EOQ पे ऑर्डर करते हैं दैट इज 2400 यूनिट्स जो अपना आया था क्वेश्चन में, जो अपने ने सॉल्व किया, और दूसरा जो अपने को क्वेश्चन में दिया है दैट इज 4000 यूनिट्स अपने ऑर्डर करते हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का Q/2 इंटू A/Q इंटू O, सॉरी ये वाला फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला बार बार जस्ट इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि जब अपने सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला लिखने में अपने को मान कम से कम 2 सेकेंड्स लगते हैं, 2 से 3। तो फॉर्मूला बार बार जब लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में मसल मेमोरी बन जाएगा, तो तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा कि यार एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला था, मिनिमम या मैक्सिमम लेवल का कोई और फॉर्मूला था, तो इस हिसाब से तुम जा सकते हो। और हर बार सेम फॉर्मेट फॉलो करना कि तुम्हारी मसल मेमोरी हो जाए कि इसी फॉर्मेट में चीज़ें जाने वाली। हर बार कभी कैरिंग कॉस्ट पहले फाइंड कर लोगे, ऑर्डरिंग बाद में फाइंड करोगे, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम्हें चीज़ें रिटेन उतनी अच्छे से नहीं रहेगी। पहला ए कितना है, तो 48,000 अपना ए है, वो है 120, 48,000 क्यू तो 2400 जो अपना यू क्यू है, और 120, तो इट विल बी 2400। यहाँ पे अपना ए तो सेम ही रहेगा 48,000, क्यू बदल जाएगा, दैट विल बी 4000 इंटू 120, 1440। एनुअल कैरिंग कॉस्ट
that is Q by 2 into C. Q 2400 डिवाइड बाय 2, C क्या है 2, ये भी 2400 आएगा क्योंकि अपने EOQ है ये। EOQ में हमेशा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहती है। यहाँ पे 4000 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 दैट विल बी 4000 ओनली। अब दोनों का टोटल कर लो। $4800 एंड 5440। मतलब तुम EOQ पे ऑर्डर कर रहे हो तो तुम्हें 4800 ही पे करना पड़ेगा। बट अगर तुम 4000 मतलब जो अपने को क्वेश्चन में अमाउंट दी थी 4000 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर करने जाओगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी दैट वे, जो कि 5440 होगी। अब एक्स्ट्रा कितनी लग रही है, मतलब 4800 तो जा ही रही है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा अपने को कितना पे करना पड़ रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट that the company have to incur. तो 4800 तो अपनी नॉर्मली EOQ पे भी जा रही थी, बट अपने जब इसको कर रहे हैं दैट विल बी 640। यहाँ पे माइनस आया, अगर तुम उल्टा माइनस कर दोगे ना तो माइनस नहीं आएगा, सिंपल 440 माइनस 4800 640। ये तुम्हारी एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो कंपनी को बियर करनी पड़ रही है अगर वो EOQ पे ऑर्डर नहीं करती है। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। नाउ द लास्ट वन, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज इनकर्ड। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी कंपनी को लगेगी, तो सिंपल है 2400 जो तुमने कैरिंग कॉस्ट फाइंड की है वही मिनिमम है, क्योंकि EOQ पे ही मिनिमम होगी। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट Q by 2 इंटू C होता है इसका फॉर्मूला। Q जो अपना EOQ वाला होगा दैट इज 2400 डिवाइड बाय C इंटू 2, तो 2400 ये मिनिमम कॉस्ट होगी तुम्हारी। ओके एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। एक बार क्वेश्चन अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है तो पॉज करके नोट डाउन कर लो। यहाँ तक क्लियर है। अब 8 और 9 अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, 8 और 9। ये अपने सारे एग्जाम्पल्स जब खत्म हो जाएंगे ना उसके बाद अपने इस पे आएंगे। तो अपने ने पहले एग्जाम्पल्स तो सॉल्व कर रखे हैं, अब अपने 6 तक अपने ने एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व किए थे, तो आज अपने 7 से चालू करते हैं। मेरा 7th एग्जाम्पल लेने से पहले मेरे को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तो वो कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हें एग्जाम्पल में ज़्यादा पता चले। दैट इज स्टॉक आउट। अब स्टॉक आउट से क्या समझा जाता है? स्टॉक आउट मीन्स तुम्हारा यहाँ स्टोर है, सपोज तुम्हारा कस्टमर आता है तुम्हारे पास और वो तुम्हारे स्टोर में सपोज 80 यूनिट्स हैं और तुम्हारा कस्टमर आता है और तुमसे 100 यूनिट मांगता है, तो तुम स्टॉक आउट हो गए। मतलब तुम सिर्फ 80 ही सप्लाई कर पाओगे उसको, 20 यूनिट्स जो है वो तुम्हारा स्टॉक आउट हो गया। मतलब यू कैन नॉट सप्लाई योर कस्टमर दैट एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स, तो वो तुम्हारा स्टॉक आउट हो गया। अब स्टॉक आउट की वजह से लॉस भी होगा। लॉस कैसे होगा? तो तुम्हारा गुडविल लॉस होगा पहले तो, और दूसरा रेवेन्यू के बेसिस पे अगर तुम सेल करते, सपोज तुम्हारा 1 यूनिट जो है वो 1 रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हुआ नहीं, तो अगर तुम 20 यूनिट जो स्टॉक आउट हुआ उसे सेल करते तो 20 रुपीज़ लगता, तुम्हारा 20 रुपीज़ आता। वेरिएबल कॉस्ट सपोज 10 रुपीज़ ही है, उसके अंदर तुम्हारा पैसा जो है जितना भी कॉस्ट है तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट जितना भी है
वो सिर्फ 10 रुपए जा रहा है, तो 10 रुपए तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन, मीन्स तुम्हारे प्रॉफिट की तरफ तुम्हारा 10 रुपए तो बचता ना। कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड को एक बार छोड़ दो, वो तो तुम्हारा 10 रुपए तो बचता ना, दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। मीन्स तुम्हारे पास 10 रुपए एक्स्ट्रा तो मिलते तुमको, और वो स्टॉक आउट हो गया, मीन्स यू कैन नॉट सेल दैट 20 एक्स्ट्रा यूनिट्स, तो मीन्स तुम्हारा लॉस हो गया। डन, समझ आया स्टॉक आउट क्या होता है और स्टॉक आउट की वजह से लॉस कैसे होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक आउट वर्सेस कैरिंग कॉस्ट। मतलब अब तुम नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हो, तुम नेक्स्ट टाइम सोचो कि यार लास्ट टाइम स्टॉक आउट हो गया था 20 यूनिट का, अब मैं 100 यूनिट रखता हूँ, और कस्टमर सपोज तुम्हारे लिए हर बार 80 यूनिट से डिमांड कर रहा है, यू आर कैरिंग एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स तुम कैरी कर रहे हो। मीन्स वो तुम्हारे स्टोर में, सपोज ये स्टोर है तो इतनी जगह खा रहा है बेफालतू में, इसे परचेस करने के लिए तुम्हारा कैश वो ब्लॉक हो रहा है वहाँ पे, तुम इसे परचेस करने जाओगे तो ऑब्वियसली कोई फ्री में तो देगा नहीं, तो तुम्हारा कैश ब्लॉक हो रहा है, मीन्स तुम्हारी कैरिंग कॉस्ट लग रही है, तो वो तुम्हारी कॉस्ट है। अब तुम्हें ऐसा ऑप्टिमम लेवल फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारा स्टॉक आउट की कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है, उन दोनों को मिला के मिनिमम कॉस्ट अपनी जहाँ पे आ रही है, तो वो तुम्हारा जो होगा वो ऑप्टिमम लेवल होगा। इसके लिए अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो, सब जो मैंने तुम्हें 2 सिचुएशन एग्जाम्पल पे एक्सप्लेन की वही मैं अभी नोट डाउन करूंगी। 1 मिनट का ब्रेक ले लो। स्टॉक अगर तुम ज्यादा रखोगे तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और जो स्टॉक आउट से तुम्हारा लॉस हो रहा था वो कम हो जाएगा अगर तुमने तुम्हारे स्टोर में स्टॉक ज्यादा रखा। अब सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, तुमने स्टॉक कम रखा, उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और जो स्टॉक आउट से तुम्हारा लॉस हो रहा है वो बढ़ जाएगा। सिंपल, यही 2 इनवर्स रिलेशनशिप हो सकते हैं इस चीज के। जैसे अपने ने देखा था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का एक इनवर्स रिलेशनशिप है, सेम उसी तरह स्टॉक आउट का और कैरिंग कॉस्ट का भी इनवर्स रिलेशनशिप है। अंडरस्टूड। अब एग्जांपल नंबर 7 चालू करते हैं तो ज्यादा पता चलेगा। क्या है, टायर ट्यूब्स ट्रेडर्स 4 व्हीलर, मतलब जितने भी गाड़ियाँ उसके सिर्फ 4 व्हीलर्स कार्स के ये लोग 4 व्हीलर्स मीन सिंपली कार्स के ये लोग टायर्स और ट्यूब्स रखते हैं। इनके पास हर एक व्हीकल का सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टॉक होता है, बट 2023 में सेल्स मैनेजर ने क्या रिपोर्ट किया कि स्टॉक आउट हुआ है टायर्स का। मीन्स अगर कस्टमर आया है, उसने डिमांड प्लेस की, बट वी डोंट हैव द स्टॉक टू सप्लाई, ऐसा हुआ है। अब स्टॉक आउट कितनी सिचुएशन में हुआ है उसके रिलेटेड डेटा दिया है अपने को, और स्टॉक आउट से लॉस कितना आ रहा है तो 150 पर यूनिट। मतलब मैंने तुम्हें बताया था स्टॉक आउट का लॉस कैसे होता है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आएगा दैट इज आवर स्टॉक आउट लॉस। मतलब यहाँ पे 150, सपोज तुम लोग इसको बेच रहे हो 250 में, तो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपये, बट यू कैन नॉट सप्लाई बिकॉज तुम्हारे पास स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है, तो 150 का तुम्हारा स्टॉक आउट लॉस हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, अगर तुम उसे कैरी करते हो, कैरिंग कॉस्ट मतलब तुम्हारे स्टोर में उसे भी रख लेते हो, तो तुम्हारा 50 रुपये पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो तुम्हें एक ऑप्टिमम लेवल फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारी कैरिंग कॉस्ट भी कम हो और तुम्हारा स्टॉक आउट लॉस भी कम हो। अब ये डेटा को थोड़ा सा समझते हैं।
ये डेटा क्या कहना चाहता है कि पूरे साल में इसका टोटल करोगे दैट विल बी 100। मतलब अगर तुम्हारे पास 100 ऑर्डर्स आए हैं तो उसमें से 2 बार ऐसा हुआ है कि तुम लोग 100 का स्टॉक, तुम्हारे पास 100 यूनिट्स का स्टॉक आउट हुआ। ओके, सेम वे अगर 100 यूनिट्स का ऑर्डर था और तुम स्टॉक आउट हो गए, अब 100 में से 5 बार ऐसा हुआ कि 80 यूनिट्स का ऑर्डर था और तुम स्टॉक आउट हो गए, और 33 टाइम्स ऐसा हुआ कि तुम स्टॉक आउट हुए नहीं। मतलब 33 टाइम्स जितना 33 टाइम्स जितना कस्टमर ने ऑर्डर दिया ना अपने को, उतना फुलफिल हुआ है। मतलब हम लोग स्टॉक आउट हुए ही नहीं है। ओके, तो इसके लिए पहले एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, क्योंकि इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ओनली ना, कि 100 टाइम्स तुम्हारा हुआ है, उसमें से 2 बार ऐसा हुआ, 5 बार ऐसा हुआ। मीन्स जैसे तुम एग्जाम देते हो तो तुम क्या बोलते हो, 70% चांस है कि तुम पास हो जाओगे, 30% चांस है कि तुम फेल हो जाओगे। दैट इज व्हाट 100 ऊपर 70 मीन्स कि तुम्हारे पास सपोज तुमने 10 क्वेश्चन थे, उसमें से 7 अटेम्प्ट किए और 3 अटेम्प्ट नहीं किए, तो क्या तुम क्या बोलोगे कि मैंने 70% पेपर अटेम्प्ट किया है एक्चुअली, और 30% मैंने छोड़ दिया है। ये प्रोबेबिलिटी बताता है। तो अपने इसकी भी एक बार कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करते हैं, उसके बाद इसका रियल क्वेश्चन चालू करते हैं। ये कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है तुम वर्किंग में करोगे, मेन आंसर का पार्ट तुम्हारे नहीं बनेगा, बट इससे जस्ट क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 7 नंबर चालू करता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये दिस इज WN1 वर्किंग नोट है ये। हम स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, कितने स्टॉक आउट हुए, कितनी बार हुए, नंबर ऑफ टाइम्स, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। स्टॉक आउट ऑफ टायर्स ये तो अपने क्वेश्चन से ही लेके आ सकता है, दैट इज 100, 80, 50, 20, 10, 0। 100, 80, 50, 20, 10 एंड 0। कितने नंबर ऑफ टाइम्स हुआ, तो ये भी यहाँ पे दिया है 2, 5, 10, 20, 30 एंड 33। इसका टोटल होगा 100। अब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सिंपली 2 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करोगे तो 2% आएगा। अब मैं यहाँ पे 2% लिखूँ या फिर 0.02 लिखूँ, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे पॉइंट में ले रही हूँ कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाए अपना। 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.33, टोटल होगा 1। ओके, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब अपने मेन क्वेश्चन सॉल्व करने पे आता है। ये प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा अलग है, एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े बहुत होते हैं। तो तुम एक बार ये वाला चीज तुमको पता चला ना, तो इस क्वेश्चन को 1-2 बार रिवाइज कर लेना। ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना कि यू हैव टू गो थ्रू प्रोबेबिलिटीज। इस क्वेश्चन में ऐसा होना तो ऊपर ऐसा लिख देना, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। मतलब इसमें तुम्हें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी यूज करनी पड़ेगी कि तुम्हारे लास्ट में रिवाइज करने पे ऐसा याद रहे। जैसे ही तुम बुक को स्क्रॉल करोगे, 1.5 डेज में क्वेश्चन सॉल्व करने, तो ऑब्वियसली नहीं बैठोगे। तो जैसे ही बुक को स्क्रॉल करोगे, ये गो टू नो ये प्रोबेबिलिटी है, मैं इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट एक बार देख लेता हूँ। दैट इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट चीज क्या है, तो अब एक टेबल क्रिएट करता है, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट। अब
अपने ऑब्वियसली अब इतनी बार स्टॉक आउट हुआ तो हम क्या रखेंगे, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, वी आर कीपिंग एक्स्ट्रा स्टॉक। हम नॉर्मली जितना स्टॉक रखते हैं उससे एक्स्ट्रा रखना है। अब एक्स्ट्रा कितना रखना है, तो सेफ्टी स्टॉक हम कितना एक्स्ट्रा रखेंगे, स्टॉक आउट कितना स्टॉक आउट होगा उसके बाद। अब स्टॉक आउट होगा तो उसकी कॉस्ट भी लगेगी अपने को, स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अगर अपने एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी कैरिंग कॉस्ट भी अपने को जाएगी, कैरिंग कॉस्ट एंड हियर इट इज टोटल कॉस्ट। डन। ये एक छोटा टेबल हो गया जो अपने को बना लेना है पहले। तो पहला आता है 100। अब 100 के लिए क्या होगा, अब 2 बार ऐसा हुआ है 100 में से कि अपने स्टॉक आउट हुए हैं जब ऑर्डर आया 100 का, बट नाउ आई एम कीपिंग एक्स्ट्रा 100। मैं एक्स्ट्रा में ही 100 रख रही हूँ, 100 तो मैक्सिमम हो गया, अब उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा 100 रख रही हूँ तो हो ही नहीं सकता कि स्टॉक आउट हो जाए। मीन स्टॉक आउट यूनिट 0, स्टॉक आउट कॉस्ट भी 0। अब मेरे को एक्स्ट्रा 100 कैरी करने की कॉस्ट कितनी लगेगी, तो दैट विल बी 100 मैं यूनिट्स कैरी कर रही हूँ, और एक एक्स्ट्रा यूनिट कैरी करने के मेरे को 50 रुपये लगता है, इंटू 50 दैट विल बी 5000। तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 5000। मेरे को 5000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे टोटल कॉस्ट में कि जब मैं 100 यूनिट एक्स्ट्रा में कैरी कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट 80। अब मैं 80 यूनिट्स एक्स्ट्रा रख रही हूँ, तो क्या होगा, अगर इन केस 100 का ऑर्डर आ गया तो मैं 20 से स्टॉक आउट हो जाऊंगी। अब एक्स्ट्रा मेरे को 100 की नीड है तो मैं कितने यूनिट से स्टॉक आउट हो जाऊंगी, 20। 80 तो है मेरे पास, 80 तो मैं सप्लाई कर दूंगी, कितना नहीं है, 20 नहीं है, और 100 का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 0.02% प्रोबेबिलिटी है कि 100 का ऑर्डर आएगा। ओके, तो 20 यूनिट्स, और एक बार एक यूनिट पे मेरे को 150 रुपए का लॉस होता है जब मैं स्टॉक आउट होती हूँ। तो 20 यूनिट से मैं स्टॉक आउट हुई हूँ, मेरे को 150 रुपए एक यूनिट पे मतलब लॉस होगा, और 100 का ऑर्डर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 0.02, तो दैट विल बी 60। 60 जो है वो मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट होगी। डन। अब मैं 80 यूनिट कैरी कर रही हूँ, आई एम कैरिंग 80, और एक यूनिट कैरी करने की कॉस्ट है 50, तो दैट विल बी 4000। ओके, तो टोटल आएगी 4060 यूनिट्स। डन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 50। अब मैं 50 यूनिट्स कैरी कर रही हूँ, तो 50 यूनिट्स कैरी कर रही हूँ तो दो सिचुएशन हो सकती है। अगर 100 का ऑर्डर आया तो मैं 50 यूनिट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊंगी, और अगर 80 का ऑर्डर आया तो मैं 30 यूनिट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊंगी। ये दो सिचुएशन हो सकती है। अब अपने दोनों देखते हैं। अब होगा क्या कि अगर 100 का ऑर्डर आया तो मैं 50 यूनिट से आउट ऑफ स्टॉक होंगी, एक यूनिट से मैं आउट ऑफ स्टॉक होती हूँ तो मेरे को 150 बियर करना पड़ता है, और 100 का ऑर्डर आया उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 0.02 प्लस 30 से 80। ऐसा भी तो हो सकता है कि 80 का ऑर्डर आए तो मैं 50 सप्लाई कर पाऊंगी, 30 से मैं आउट ऑफ स्टॉक हो रही हूँ, एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो, एक यूनिट से आउट ऑफ स्टॉक होने की कॉस्ट 150, और 80 का ऑर्डर आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 0.05 प्लस 0.05। अब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे देन प्लस करोगे तो आएगा 375 रुपीज़। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो आई एम कैरिंग 50 यूनिट्स और एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो दैट विल बी 2500। अब इन दोनों का टोटल कर लो तो जो आएगा वो आएगा 2875। ओके, अभी थोड़ा हैवी लग रहा होगा ये, तुम एक बार तो मैं पूरा सॉल्व कर देती हूँ ऐसे करके, मतलब 50 20 10 0, उसके बाद एक बार खुद से सॉल्व करके देखना तो थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है नॉर्मल से, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्योर लॉजिक के बेस पे जा रहा है। नाउ इफ आई एम कैरिंग 20 यूनिट्स, ये वाले पे पॉइंट पे आए, अगर मैं 20 यूनिट्स कैरी करती हूँ, ऐसा हो सकता है कि 100 का ऑर्डर आ जाए तो मैं 80 से स्टॉक आउट हो जाएंगे, अगर 80 का ऑर्डर आया तो मैं 60 से स्टॉक आउट होंगी, अगर 50 का आया तो मैं 30 से, अगर 20 का आया तो मैं 20 सप्लाई कर दूंगी ना, स्टॉक आउट नहीं होगा मेरे को। तो अब इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट सेम ऊपर वाले की तरह कैलकुलेट होगी, 80 इंटू 150। अब 80 का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 0.05
सॉरी 80 का स्टॉक आउट कब होगा? जब ऑर्डर 100 का आएगा, और 100 के ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 0.02। 80 का स्टॉक आउट कब होगा? जब मतलब 60 का स्टॉक आउट कब होगा? जब मेरा ऑर्डर जो है वो 80 का होगा। तो 80 का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 0.05। 0.05। अब 30 का स्टॉक आउट कब होगा? जब ऑर्डर 50 का आएगा, और 50 के ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो 0.10। इन सबको टोटल करोगे तो आएगा 1140। और अब मैं 20 यूनिट्स कैरी कर रही हूँ, 1 यूनिट कैरी करने का मेरे को 50 रुपये लगता है, तो दैट विल बी 1000। इन दोनों को प्लस कर दो तो आएगा 2140। ओके, देन 10 इफ आई एम कैरिंग 10 यूनिट्स, तो सेम 10 यूनिट्स कैरी कर रही हूँ तो 100 का आया तो मेरे को 90 का स्टॉक आउट होगा, 80 तो 70, 50 तो 40 और 20 तो 10। 10 का ही ऑर्डर आया तो मैं सप्लाई कर दूंगी, स्टॉक आउट नहीं होगा। तो 90 इंटू 150, अब 100 के ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी थी 0.02। 70 इंटू 150, 80 के ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी थी 0.05। 40 इंटू 150, 50 के ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी थी 0.10। और 10 इंटू 150, तो 20 के ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 20 ये रहा, दैट इज 0.02। ओके, 1695 इनका टोटल। और अब मैं सिर्फ 10 यूनिट्स कैरी कर रही हूँ, 1 यूनिट को कैरी करने में मेरे को 50 रुपये लग रहे हैं, तो वो 500 ही लगेंगे, और इसका टोटल करोगे तो 2195। अब इफ आई एम कैरिंग 0 यूनिट्स, अब मेरे को कैरी ही नहीं करना, मेरे को स्टॉक ही नहीं रखना, जब ऑर्डर आएगा तभी मैं सामने से मतलब ऑर्डर आएगा तब देखा जाएगा, ऐसे वाली सिचुएशन में मेरे को कैरी करने ही नहीं है यूनिट्स, तो मैं कब कितने से स्टॉक आउट होंगी? जितने ऑर्डर्स आएंगे मैं सबसे स्टॉक आउट हो जाऊंगी। मेरे पास ऑर्डर ही नहीं, मतलब मेरे पास स्टोर में गुड्स ही नहीं है, तो भले 1 यूनिट का भी ऑर्डर आएगा तो मैं तो स्टॉक आउट ही हूँ ना। 80, 50, 20, 10 जितने भी ऑर्डर आएंगे मैं सबसे स्टॉक आउट हूँ, तो सबकी कॉस्ट आएगी 100 इंटू 150 इंटू 0.02। इसका ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी, 80 का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका टोटल आएगा 2700। अब आई एम कैरिंग 0 यूनिट्स, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट भी 0 हो जाएगी, तो 2700 जो है वही मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था? डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक। ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक क्या होगा? तो ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक मतलब जहाँ पे मैंने जब पहले कहा था कि कैरिंग कॉस्ट प्लस स्टॉक आउट जो है वो मिनिमम हो, तो दैट इज आर ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल, जहाँ पे अपनी कैरिंग कॉस्ट प्लस स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। तो ऐसा कहाँ है? तो इट इज हियर, मतलब अपने सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए अपने को? 20। तो इसको अपने लास्ट में एक लाइन तो एटलीस्ट आंसर खत्म होने के बाद आंसर के तौर पे लिख ही देना कि दिस इज आवर आंसर। एट सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 20 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट इज लीस्ट। मतलब सबसे कम तो अपने जब 20 रखेंगे, 20 यूनिट्स अपने रखेंगे ना, तो अपनी स्टॉक आउट प्लस कैरिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी 2140। डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो एक बार हो सके तो इसको वापस रिवाइज कर लेना, खत्म होने के बाद एक बार देखने के बाद। मैं एक बार ऊपर से वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हुआ क्या था। एक्चुअली अपने को क्वेश्चन में बोला था कि एक टायर एंड ट्यूब्स करके कंपनी है,
ओके, तो वो कंपनी जो है उसने 22-23 का अपने को उसके सेल्स मैनेजर ने डेटा दिया है कि हम कितनी बार स्टॉक आउट हुए। स्टॉक आउट मतलब अपने पास कस्टमर है, शॉप पे आया, बोला कि मेरे को इतने ऑर्डर्स चाहिए और हमारे पास उतना स्टॉक ही नहीं है। मतलब उसने सपोज 100 का ऑर्डर प्लेस किया, तो 2 बार ऐसा हुआ कि उसने 100 का ऑर्डर प्लेस किया और हमारे पास है ही नहीं। मतलब अगर ये अपने पे पूरे साल में अपने पास 100 कस्टमर आते हैं, तो 2 बार ऐसा होता है 100 में से कि अपने पास कस्टमर आया और उसने जब ऑर्डर प्लेस किया तो अपने 100 से स्टॉक आउट हो गए। ओके, सेकंड और क्या, दूसरी चीज़ क्या कहना चाहता है कि 5 बार ऐसा हुआ कि अपने 80 से स्टॉक आउट हो गए, तो अपने पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग स्टॉक आउट हो जाए। देन अपने इस ये वाला टेबल जो है एज इट इज़ इसी फॉर्मेट में बना देंगे। सेम और आईसीआई के मॉडल में थोड़ा अलग टेबल बना हुआ है, डजंट मैटर। आईसीआई को सिर्फ इससे मतलब है कि तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए, बात खत्म। तुम उसे कैसे सॉल्व करते हो डजंट मैटर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ ये आंसर्स देखेगा और इसके बेसिस पे स्टेप मार्किंग भी इसी के बेसिस पे देगा। देन स्टॉक आउट। अब तुम एक्स्ट्रा में सेफ्टी स्टॉक मीन्स एक्स्ट्रा यू आर कीपिंग। एक्स्ट्रा कितने रखने हैं तुम्हारे पास? अगर तुमने 100 एक्स्ट्रा रख लिया और 100 के मैक्सिमम ऑर्डर कितने के आते हैं 100 के, और 100 ही तुमने एक्स्ट्रा रख लिए, तो स्टॉक आउट होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो 0। तुम्हारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हम अब 100 कैरी करोगे और 1 यूनिट कैरी करने के 50 रुपए लगते हैं, तो मेरे को 5000 रुपए लगेंगे। देन अगर तुम 80 का स्टॉक रखोगे, 80 सेफ्टी स्टॉक रखोगे, तो स्टॉक आउट कितना होगा? 20 होगा। तो 20 का स्टॉक आउट का लॉस और 80 का कैरिंग कॉस्ट वो प्लस होगा। ऐसे ये सीरीज जाएगी और तुम्हारा जहाँ पे कॉस्ट सबसे कम आए ना, वो तुम्हारा आंसर होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस, मतलब इसके आगे के जितने एग्जांपल्स हैं उसे सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।